हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस एसआई की, तो हमारे चैनल आइडियल क्लासेस के साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल स्टडी की जो क्लास है वो रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं आप सभी को जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर की तैयारी कराऊंगा, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो करंट अफेयर्स पर ये हमारा पहला वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वीडियो बनाने से पूर्व ये मेरे विचार विमर्श किया और काफ़ी समय सोचने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जिसके आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, हमारी नेशनल भर्ती एजेंसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये काफ़ी चर्चा में है और बहुत सारे भाई बंधु और हमारे दोस्तों के मैसेज भी आए, कुछ कॉल करके भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी उन्होंने पूछा कि क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। तो हमने आज एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसके सभी को जानने की इच्छा है और ये किस आधार पर काम करेगा, कैसे जो गवर्नमेंट जॉब होंगी उसमें क्या जो हमारी परीक्षा उसका आधार क्या होगा और ये किस किस भर्ती के लिए ये काम करेगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है एनआरए। एनआरए मतलब हुआ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या मतलब है इसका? फुल फॉर्म है इसकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की जाए तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या क्या महत्व हैं और ये किस आधार पर काम करेगा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है इन पर हम बात करेंगे और क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी विशेषताएं क्या है उन पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का जो चर्चा का विषय रहेगा, सबसे पहले यानी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इस पर हम बात करेंगे। आवश्यकता क्यों, और जब आवश्यकता पे बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट यानी जो प्रमुख बिंदु क्या हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड पॉइंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से भी और कुछ बेसिक आधार पे भी हमें याद रखने चाहिए। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और आगे हम चर्चा करेंगे इसके महत्व पर, क्या हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा जो पहला टॉपिक है कि आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या कारण थे जिसके कारण हमें एक ऐसी एजेंसी का गठन करना पड़ा, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का हमें गठन करना पड़ा। तो सबसे पहले हम आवश्यकता की यदि बात की जाए तो आवश्यकता में सबसे पहले हमें पता है कि जब भी आप कोई भर्ती देखते हैं तो देखो क्या होता है, भारत में भर्ती कराने के अलग अलग निकाय हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे कि हमारा क्या है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अलावा रेलवे के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस है और भी हैं। ये क्या करते हैं, इन सभी के जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो क्या करते हैं, ये खुद संस्थाएं अपना क्या करती हैं, एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती हैं। अब क्या है कि अलग अलग जब संस्थाएं हैं, अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म को फिल करते हो तो क्या होता है, कई बार ऐसा आता है कि हमें क्या करता है, एग्जाम टाइम में यानी परीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, जब एग्जाम होती हैं तो परीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, एक लंबी दूरी तय करनी होती है हमें। अब लंबी दूरी कैसे, क्योंकि सेंटर जो होते हैं वो दूर दराज क्षेत्रों में पड़ते हैं और हमें एक लंबी दूरी तय करनी होती है। वहाँ पर क्या होता है, इसके अलावा जब हमें लंबी दूरी तय करनी होती है तो हमारे वहाँ रहने का, ठीक है, खाने पीने का, यानी जब रहे कहीं पे मान लो अगर
यहाँ पर रहने वाला कोई ग्रामीण क्षेत्र का लड़का यूपी का और उसका सेंटर पड़ गया कहीं मुंबई वगैरह में जाके, तो वहाँ उसको रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ी, खाने पीने की भी, और उसके आने जाने किराए की, इन सभी जो मुद्दे हैं इनसे क्या होता है, आने जाने का किराया इन यानी खर्चा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन एग्जाम कराती हैं तो इनका क्या होता है, जब परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट किए जाएंगे, भाई सेंटर भी तो अलॉटमेंट करने पड़ेंगे, परीक्षा केंद्र, इसके अलावा इनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था, इन सभी में क्या होता है, जो ये संस्थाएं हैं इन सबको देख में इनका जो खर्चा होता है वो क्या होता है, अधिक होता था। एक तो ये समस्या। आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि क्या है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद क्या होता है, जब एसएससी के लिए अलग से फॉर्म फिल करते हैं, रेलवे के लिए अलग से होता है और बैंक के लिए अलग से आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, तो क्या होता है कि परीक्षा केंद्र और उनकी सुरक्षा व्यवस्था, ये इन सभी में क्या होता है कि जो संस्था टेस्ट ले रही है उसका खर्चा होता है और व्यवस्था करानी पड़ती है, कई बार पुलिस फोर्स भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है, बहुत ही खर्चीली प्रोसेस थी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हमें पता है भारत में प्रत्येक वर्ष अगर एक अनुमान देखा जाए, पहले 2014 से पहले तो भर्ती खैर ज़्यादा निकलती थी, लेकिन मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार तो नहीं कहना चाहिए, भारत सरकार की यदि बात की जाए तो जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यदि उनकी बात की जाए, वादा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का किया था प्रतिवर्ष, लेकिन 2 करोड़ तो मिलना दूर, 1 करोड़ भी नहीं मिला, परंतु एक अनुमान के तहत फिर भी भारत में लगभग यानी 1.25 लाख जो है वो हर बार यानी भर्ती निकलती हैं, और इस 1.25 लाख में लगभग एक अनुमान कहता है 2 करोड़ या 2 से अधिक भी हो जाता कई बार, 2 करोड़ जो है वो अभ्यर्थी क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। इतने अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेंगे, तो जब इतने अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं तो इनके लिए सेंटर की व्यवस्था करना, इनके लिए अलग अलग यानी सेंटर अलॉटमेंट की सुरक्षा व्यवस्था, तो ये क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। इन सभी मुद्दों को चर्चा में रखते हुए क्या किया गया, इन्हीं आधार पे हमें आवश्यकता हुई एक ऐसी एजेंसी की, ऐसी संस्था की जो क्या करे, एक बार एग्जाम कंडक्ट कराए और उसके बाद क्या हो, इन सबको क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ऐसे किसी एजेंसी की बात करते हैं तो उसका गठन किया गया एनआरए का, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो कई स्टूडेंट्स के या दोस्तों के भाइयों के दिमाग में ये आता है कि जो एसएससी है या आरआरबी है या आईबीपीएस है, इनका क्या होगा। तो देखिए, इनका कुछ नहीं होगा, ये उसी तरीके से काम करते रहेंगे जैसे कि वर्तमान में कर रहे थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या चाहें तो कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। अब हम देखिए बात करेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या हैं। ये तो थी हमारी आवश्यकता, हमें ये समझ आया कि नीड क्यों थी इसकी, तो हमने नीड को समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसके की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो जब इन आवश्यकताओं को नज़र में हमने रखा तब हमें पता चला कि हमने क्या किया, एक एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया। तो इससे रिलेटेड पॉइंट है, सबसे पहले क्या किया, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने, अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में क्या किया गया, एनआरए के गठन की मंजूरी दी गई। ठीक है, एनआरए के गठन की क्या की गई, मंजूरी दी गई। अब एनआरए जो है वो काम किस आधार पे करेगा, तो ये जो एनआरए है यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका काम क्या है, ये देखो अभी तक यानी हमें पता है कि आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस ये सभी क्या करती थी, अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी और कई जैसे हमने कहा कि 1.25 लाख फॉर्म निकले और 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिए अभ्यर्थी ने। तो अब उनके लिए सेंट्रल अलॉटमेंट कराना, फिर बार बार कई चरण में परीक्षा होती थी। इसके अलावा अलग अलग देखो, रेलवे का फॉर्म भर किया तो अलग एग्जाम देना पड़ा, आईबीपीएस के लिए अलग, इसके अलावा एसएससी के लिए अलग एग्जाम। अब यहाँ पर क्या किया गया कि एनआरए द्वारा एक एग्जाम कराया जाएगा जिसे हम बोलते हैं सीईटी। सीईटी क्या होता है, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी
टेस्ट, यानी कि क्या होगा, एक सामान्य योग्यता परीक्षण किया जाएगा और उस आधार पर उसी टेस्ट, जिसे हम CET बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, इसके द्वारा जो आपके प्राप्त अंक होंगे, ठीक है, तो प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो SSC हो, चाहे IBPS हो, चाहे RRB हो यानी रेलवे हो, ये क्या करेंगी, ये आगे के जो अंतिम भर्ती परीक्षा है उसको आयोजित कराएंगे। यानी जो प्री वगैरह एग्जाम होते थे और यह इन सभी जो बार बार चरण हुआ करते थे एग्जाम के, उन सब से आपको क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ऐसा इस एजेंसी का मानना है, या इस एजेंसी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव किया गया। अभी हालांकि लागू नहीं हुआ, लागू होने के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद की बात है। फिलहाल इस एजेंसी में माना गया कि हम क्या करेंगे कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे। उस आधार पर जो आपका प्राप्तांक होगा, उन प्राप्तांक अंकों के आधार पर क्या किया जाएगा, जो कोई भी संस्था है, चाहे वो IBPS हो या RRB है या SSC है, ये सभी निकाय हैं, इन्हीं प्राप्त अंकों के आधार पर क्या करेंगे, आपका फाइनल जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, क्या है, जो CET आपने दिया है, ये आपके लिए जो अंक हैं इसके, वो 3 वर्षों तक के लिए क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। पॉइंट समझना, जैसे आपने इस बार एग्जाम दिया और CET आपने पास कर लिया, एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। अब ये जो अंक हैं वो आपके 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेंगे। आप एक बार इसमें पास हो गए तो 3 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, आप कोई भी SSC का फॉर्म निकला तो आप फिल कर सकते हैं, रेलवे का निकला फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जिसने CET पास नहीं की वो रेलवे, SSC या IBPS का फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ये इसके द्वारा होगा। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, तो पॉइंट दिमाग में आता है कि कई बार मान लीजिए और फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि 3 वर्षों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा हर साल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव रखा नहीं गया, परंतु साल में 1 बार या 2 बार रखा जाए तो उस आधार पे किया जाएगा। तो एग्जाम आपको देने को मिलेगा, अगर आप इस बार फेल हो गए तो नेक्स्ट बार ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी जो टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसको पास करना पड़ता था, TET CTET होते थे, वैसे ही यहाँ पर भी कर दिया, CET कर दिया गया, बिल्कुल उसी आधार पे है ये भी। अब पॉइंट ये है कि हमने ये समझ लिया कि हालांकि 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है और क्या है इसका दायरा, कि या क्या ये सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा और इसका दायरा क्या है, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे प्रमुख पॉइंट्स हो गए, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, प्रमुख बिंदु हो गए। अब हम नेक्स्ट है विशेषताएं। हमारा अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है कि हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो यदि विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है, इसे लिमिटेशन भी कह सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेगी, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के क्या करेंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए के भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। हालांकि ये जो संस्था है वो कैसी संस्था है, बहु निकाय एजेंसी है। यहां पर ये कहा गया कि जो NRA है, NRA क्या है, एक बहुनिकाय एजेंसी है। बहुनिकाय का मतलब इसमें बहुत से निकाय हैं। कैसे, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, एक तो आपका RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके अलावा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और IBPS, रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की भी इसमें बात की गई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो अलग अलग निकाय हैं इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, ये एक बहुनिकाय एजेंसी है। अब हम जैसे दायरा हमने बता दिया कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट कराएगी। चूंकि ये बहुनिकाय एजेंसी है तो इन फ्यूचर में ये चांस है कि इसमें जो बाकी के एग्जाम है, हो सकता है कि ग्रुप ए वगैरह या अन्य एग्जाम्स को या अन्य
परीक्षाएं भी इसके द्वारा क्या की जाएं, आयोजित की जाएं। परीक्षाएं इसके द्वारा, ऐसा हो सकता है कि अन्य परीक्षाएं भी इसके द्वारा आयोजित की जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब हम पहले ही इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक बहुनिकाय एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके द्वारा कुछ अन्य एग्जाम्स को भी आगे शामिल किया जाए। अभी जो बात की गई है वो क्या है, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम जो है वो इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर समझ लिया कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम देख लेते हैं इसका महत्व समझ लेते हैं, क्या है इसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर महत्व की बात की जाए तो सबसे पहला तो जो पॉइंट ये है कि ये जो एनआरए है वो 3 स्तर पर जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगा। कैसे, एक तो इसका लेवल होगा जिसे हम बोलते हैं स्नातक या ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तर। दूसरा क्या होगा, 10th + 2 लेवल होगा। और तीसरा जो होगा जिसे हम मैट्रिक या क्या बोलते हैं 10th स्तर, 10th लेवल। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक स्नातक स्तर पर ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, दूसरा 10th + 2 यानी 12वीं के स्तर पर लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होगा, और एक होगा 10th लेवल का एग्जाम। 3 लेवल के एग्जाम इसके द्वारा क्या किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर महत्व की बात की जाए तो इसका महत्व ये है कि जब एनआरए का गठन किया गया तो इसमें एक प्रावधान रखा गया, इसमें लगभग 117 जो आकांक्षी जिले हैं, 17 जिलों में क्या किए जाएंगे, उनके सेंटर बनाए जाएंगे, केंद्र बनाए जाएंगे। हालांकि प्रोसेस ये है कि लगभग हर जिला में इसका सेंटर बनाया जाए। अब देखो 117 जिले भी काफ़ी होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट दूर दराज जाने की, यानी हमें एग्जाम के दौरान काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है, उससे हमें क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। महत्व पर हम बात कर रहे हैं। देखो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप बेसिक पॉइंट लिख लो, इसमें क्या गठन किया, किस आधार पे इसका एग्जाम, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम बिल्कुल इस लेवल से समझा रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, प्रमुख बिंदु, विशेषताएं, महत्व, तो इन सभी पर आपको ये पॉइंट हैं, ये नोट कर लेने चाहिए। 117 जो है वो आकांक्षी जिलों में, 117 जिलों में क्या किया जाएगा, इसका सेंटर बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने जिलों में सेंटर बनाया जाएगा, तो 117 जिलों में सेंटर बनाया। इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ ये होगा कि जो आपको लंबी दूरी तय करनी होती थी एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, उससे क्या मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इसका जो लाभ है वो किसे मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्र एवं जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनको क्या होता था, काफ़ी समस्या होती थी, एग्जाम के लिए लंबी दूरी तय करनी होती थी, तो महिला अभ्यर्थियों को भी क्या होगा, यहाँ से उन्हें जो है वो लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके लिए बजट कितना निर्धारित किया गया सरकार ने, तो सरकार ने इसके लिए जो बजट निर्धारित किया है, जो राशि है वो बताई है 1517 यानी 1517.57 करोड़, इतनी राशि ये रुपए में है, ये निर्धारित की गई राशि है। इसको कितने 3 वर्षों में खर्च करना है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों में इसे क्या करना है, खर्च करना। किसके द्वारा, एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो परीक्षा केंद्र या सुरक्षा, जिस आधार पे जो भी खर्चा होगा उसके लिए बजट निर्धारित किया गया 1517.57 करोड़ रुपए। वो कितने वर्ष के लिए किया गया, इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों के लिए किया गया। अब पॉइंट ये है कि एक सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि यहाँ पर जो 1517 करोड़ निर्धारित किया गया, एनआरए के गठन के बाद लगभग 3 वर्षों में, यानी प्रत्येक वर्ष जो इससे लाभ होने वाला है, लगभग 3 वर्षों में 600 करोड़ रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी एनआरए के गठन के बाद। जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इसके गठन के बाद आपको क्या हो जाएगा,
600 करोड़ रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अब स्टूडेंट के लिए इसका लाभ क्या है, विद्यार्थी के लिए भी बहुत लाभ है। इसका लाभ ये है कि एक तो आपको बार बार अलग अलग से एग्जाम के लिए जो पैसे हैं वो नहीं पे करने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ती थी। एक बार आपको एग्जाम देना है और वो पास होने के बाद 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। तो आपको बार बार जो एग्जाम सेंटर तक जाना, उसके फिर रहने का और जो खर्चा होता था उस सभी से क्या मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे कि एनआरए क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या इसके महत्व थे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी पर हमने चर्चा की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, जब तक आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो हमें भी क्या है, पता चलता है कि आप हमसे जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।